नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऋग वैदिक सभ्यता से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे वैदिक काल के शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो पिछली क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखी है अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर देख लीजिए। पिछली क्लास आप लोग देखे रहेंगे तो ये क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, इसे समझने में आपको आसानी होगी। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं सबसे पहले ऋग वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक के काल को। तो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का आदि स्रोत माना जाता है और इनकी कुल संख्या जो है वो 108 है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का आदि स्रोत माना जाता है। इसकी चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि इससे दो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके पेपर में, जिनको देख लेते हैं। पहला, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, यही क्वेश्चन बन जाता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ये है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है यम और नचिकेता। यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको निषद। और यम और नचिकेता के संवाद का स्रोत जो है, संवाद का उल्लेख जो है आपका, ये कठोपनिषद में है। ये दोनों क्वेश्चन किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो यहीं से बन जाता है कि भारत का आदर्श वाक्य या भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, और दूसरा ये किस उपनिषद से लिया गया है, और दूसरा यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट दर्शन हैं जिनके प्रतिपादक के बारे में हमसे पूछा जाता है कि जैसे सांख्य दर्शन है तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो उनके बारे में देख लेते हैं। कुछ एक दर्शन जो हैं प्रमुख आपके दर्शन, और इसके बाद इधर प्रतिपादक। सबसे पहले बात कर लेते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो थे ये कपिल मुनि थे। कपिल मुनि। इसके बाद बात कर लेते हैं योग दर्शन की। योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक थे आपके महर्षि पतंजलि। पतंजलि। इसके बाद एक अन्य दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है गौतम, महर्षि गौतम को। इसके बाद दो अन्य दर्शन हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं आपके जैमिनी। जैमिनी। तथा उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं वैदरायण। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक के रूप में वैदरायण को माना जाता है। ये कुछ प्रमुख दर्शन थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके प्रतिपादक कौन है। तो एक तरफ आपके दर्शन है और दूसरी तरफ इनके प्रतिपादक हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऋग वैदिक काल के शासन व्यवस्था के बारे में। उस टाइम शासन किसके हाथों में था,
सामाजिक व्यवस्था क्या थी। तो सबसे पहले इनमें हम शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ऋग वैदिक काल की शासन व्यवस्था। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में विभक्त थी। 5 भाग कौन कौन से आप देख लीजिए। सबसे पहले छोटी इकाई होती थी कुल। कुल के बाद है आपका ग्राम, ग्राम और इसके बाद विस। विस से बड़ी इकाई जो थी वो है जन और इसके बाद राष्ट्र। अब कुल के मुखिया को जो कहा जाता था वो कुलप कहा जाता था। कुल के मुखिया को कुलप, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी और विस के मुखिया को विसप या विसपति और जन के मुखिया को राजन कहते थे। जन के मुखिया को राजन। राजन का जो मुख्य कार्य था वो जनता तथा पशुधन, पशुधन की रक्षा, जनता तथा पशुधन की रक्षा, ये राजन का मुख्य कार्य था। अब राजन के प्रशासनिक अधिकारियों में 2 प्रमुख थे, वो पुरोहित, पहला पुरोहित और दूसरा सेनानी। तो उस टाइम 2 पुरोहित चर्चित थे, पहले विश्वामित्र और दूसरे वशिष्ठ। विश्वामित्र के बारे में कहा जाता है कि ये उदार प्रकृति के थे, किंतु वशिष्ठ की जो प्रकृति थी ये रूढ़िवादी प्रकृति के पुरोहित थे। और इसके बाद पुरोहित जान लेते हैं और राजा, पुरोहित जान लिए हम लोग, और राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया था। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सहायता के लिए लोकसभा, राज्यसभा आदि का गठन किया जाता है। तो इसी तरह से उस समय राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाओं का गठन किया गया था, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे सभा, समिति, गण और परिषद। इनमें से 2 प्रमुख हैं, सभा और समिति। सभा क्या थी? सभा श्रेष्ठ व संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की संस्था थी। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, ये अथर्ववेद में लिखा गया है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं शासन व्यवस्था से कुछ चीज़ें थी, कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र और इसके राजा, राजा के अधिकार के बारे में, राजा की सहायता के बारे में कि राजा की सहायता में कौन कौन सी संस्थाएं प्रचलित थी। अब इसके बाद हम इसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, लोगों का रहन सहन क्या था, मनोरंजन के लिए वो क्या किस चीज़ को अपनाते थे। तो उसे देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान था, पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक। स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय कुछ विदुषी महिलाएं हैं, जैसे लोपामुद्रा, गार्गी आदि कुछ प्रमुख विदुषी महिलाएं उस काल की थी। महिलाओं को जैसे उस समय बाल विवाह, ऋग्वैदिक काल के समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा ये प्रचलन में नहीं था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत प्रचलन में नहीं थे, किंतु विधवा महिलाएं अपने देवर से, मतलब पति के छोटे भाई से अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी, देवर से विवाह कर सकती थी। और सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है इसमें। सती प्रथा
प्रचलित थी कि नहीं थी, क्योंकि विधवा विवाह प्रचलन में था, विधवा का विवाह उसके देवर से कर दिया जाता था। और जीवन भर, एक शब्द बनता है अमाजू, तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू। अब इसके बाद मनोरंजन की बात कर लेते हैं कि आर्य सभ्यता के लोग या जो आर्य थे ऋग वैदिक काल के दौरान के, वो मनोरंजन के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्यूत क्रीड़ा प्रमुख है, जो ये मनोरंजन के लिए इनका प्रयोग करते थे। और इसके बाद हम बात कर सामाजिक व्यवस्था थी, तो पितृ प्रधान था, पितृ सत्तात्मक था, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, विधवा महिलाएं अपने देवर से विवाह कर सकती थी, और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घोड़दौड़ और द्यूत क्रीड़ा का प्रयोग करते थे। अब बात कर लेते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक नियोजन के बारे में। किंतु कहा जाता है जैसे कि किसी भी समाज का आर्थिक विकास अगर अच्छा है तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए बात कर लेते हैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो वैदिक काल में भी मुद्रा का आविष्कार हुआ नहीं था। व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत व्यापार होता था। और व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय जो था, आर्यों का मुख्य व्यवसाय स्टार्टिंग में ऋग वैदिक काल के दौरान वो था पशुपालन। इनका प्रिय पशु घोड़ा था, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, और इनका पवित्र पशु था जो वो गाय था। पवित्र पशु ये प्रिय हो गया, और पवित्र जो था वो गाय थी। गाय के लिए ऋग्वैदिक काल में अधन्या नाम का प्रयोग किया गया है। अधन्या तो अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु, और इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया था। जैसे कोई व्यक्ति गाय को मारता है या घायल करता है तो उसके लिए मृत्यु दंड या देश से निकाले जाने के रूप में दंड उसे दिया जाता था। ये उसके कुछ प्रिय पशु या पवित्र पशु थे। अब उस समय जो था कि एक कर चलता था बलि, उस समय जो प्रमुख कर था उसे बलि कहते हैं। तो बलि जो है ये ऐच्छिक था, स्वैच्छिक था, मतलब राजा के द्वारा दबाव देकर आपसे नहीं लिया जाता था। स्वैच्छिक, अगर आपके पास हो रही है व्यवस्था तो आप दे दीजिए, और नहीं तो नहीं। बलि जो है ये धीरे धीरे आगे चल के बन गया, एक नियमित कर व्यवस्था बन गई, लेकिन स्टार्टिंग में जो बलि था ये स्वैच्छिक ही था। तो ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ पॉइंट थे, शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित। इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था और आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में, कि धीरे धीरे परिवर्तन कैसे हुआ ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। तो मिलते हैं नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।